यस, अभी हम देखते हैं सेक्शन 10(6)(2). अब इसमें क्या बोल रहा है कि रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स, एक फॉरेन डिप्लोमेट है या फॉरेन काउंसलेट है या उनका स्टाफ, यहाँ ये बोलता है उसको क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है। अब कौन है, देखो इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के लिए, नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन नहीं है। अगर मान लो ये बोलता है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स, काउंसलेट एंड देयर स्टाफ, मतलब अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स, ठीक है, या जो काउंसलेट्स होते हैं या जो स्टाफ होते हैं, अगर उनको कोई भी रेम्यूनरेशन दिया जाता है, ठीक है, वो रेम्यूनरेशन उनका 10(6)(2) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय और कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रेजिडेंट इन सच फॉरेन कंट्री शुड बी एग्जेम्प्ट। भाई साहब, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी, बोले भैया तेरा जो फॉरेन डिप्लोमेट है ना, जो यहाँ पे आ रहा है, जैसे अपने इंडिया के डिप्लोमेट्स भी तो जाते हैं वहाँ पे, है ना, एम्बेसीज वगैरह में जो होते हैं वो क्या है, डिप्लोमेट्स ही तो हैं। तो भाई साहब फॉरेन वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं तो दे आर डिप्लोमेट्स, काउंसलेट या उनके स्टाफ मेंबर, फॉरेन एम्बेसीज के स्टाफ मेंबर, सिंपल यार। अरे भाई रिकी पॉन्टिंग तो क्रिकेट प्लेयर है, लेट्स अज्यूम रिकी पॉन्टिंग इज द फॉरेन डिप्लोमेट्स, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने भेजा है, ऑस्ट्रेलिया वाली गवर्नमेंट ने भेजा, भैया जा हिंदुस्तान में हमारे एम्बेसी में काम कर, है ना, काम कर। तो रिकी पॉन्टिंग साहब यहाँ आए, रिकी पॉन्टिंग इज अ फॉरेन डिप्लोमेट्स, या उसे काउंसलेट बोल सकते हैं, या फॉरेन एम्बेसीज का स्टाफ है, करेक्ट। अब इसको रिकी पॉन्टिंग को जो भी सैलरी दी जा रही है ना भाई, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्या, हाँ नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। अच्छा, रेम्यूनरेशन करेक्ट, एग्जेम्प्ट कर दो, ओ गजब यार, तुम तो रिकी पॉन्टिंग को टैक्स नहीं लगा रहे हो यार। ये तो अब इन्होंने बोला देख भाई, रिकी पॉन्टिंग को हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बोला हमारा हिंदुस्तान का आदमी, मतलब भरत रुनीवाल मान लो वहाँ जाता है, कहाँ पे जाता है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में जाता है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में जाता है, इंडियन एम्बेसी के अंदर। आई एम ऑल्सो डिप्लोमेट यार, भारत सरकार ने भेजा मुझे यार, ऐसे कम समझते हो तुम मुझको यार, है नहीं, गलत बात है यार, तुम कम मत समझो, राइट। तो भरत रुनीवाल को इंडियन गवर्नमेंट ने एज ए एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मेरी इनकम पे टैक्स नहीं लगा रही है, समझ आया। तो इंडिया गवर्नमेंट बोलती है भाई तू हमें कॉपरेट कर रहा है तो हम तुम्हें कॉपरेट करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, तुम मेरे लोगों की टैक्स मत लगाओ, मैं तुम्हारे लोगों की टैक्स नहीं लगाऊंगा, सिंपल सी बात है यार। तो द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय और कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंट इन सच फॉरेन कंट्री शुड बी एग्जेम्प्ट। समझ आ रहा है कि भैया हिंदुस्तान का भरत रुनीवाल तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में आके जब काम करेगा तो टैक्स मत लगा देना तुम उस रेम्यूनरेशन पे। अगर तुमने भरत रुनीवाल पे टैक्स लगाया तो हम तुम्हारे रिकी पॉन्टिंग को एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, और अगर तुमने भरत रुनीवाल पे टैक्स नहीं लगाया तो रिकी पॉन्टिंग पे भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ आ रहा है, चलो आ जाओ। रिकी पॉन्टिंग मेरा नाम ही याद आया और कोई याद ही नहीं आया, तुम बोलोगे क्या सर, रिकी पॉन्टिंग था बढ़िया खिलाड़ी, उसको एम्बेसी का मेंबर बना दिया। अब बना दिया तो बना दिया, अपने को तो समझने से मामला मतलब है, अपने क्या फर्क पड़ता है। चलो आ जाओ, कम ऑन द नेक्स्ट। The above mentioned officers should be subject to the respective countries and should not engage in any other business or profession। और भाई साहब ये जो तुम्हारा रिकी पॉन्टिंग है ना, हाँ, ये यहाँ हिंदुस्तान में कोई धंधा लेके ना बैठ जावे, ओ नहीं मैं स्पोर्ट्स एकेडमी चलाऊंगा मैं तो, अरे भैया धंधा नहीं होना चाहिए उसका, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ही इसको जो बेनिफिट मिल रहा है, जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उस पर हम टैक्स नहीं। हाँ जी, अब आता है 10(6)(6). इसमें क्या बोला है कि अगर मान लो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड होता है एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइजेस, अगर आपको रेम्यूनरेशन रिसीव्ड हो रहा है एज ए एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया, अगर आपको मतलब ये किसको मिल रहा है, देखो मिल किसको रहा है, एग्जेम्प्ट किसको होगा, ऑब्वियस है भाई, हम नॉन रेजिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस हम कोशिश उसी की कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस, ये बोलता है देखो अगर मान लो कोई इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय है फॉरेन एंटरप्राइजेस का जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, अगर उसको कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ठीक है ना, फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया, ये कहता है कि जब वो इंडिया में कोई काम करने आया होगा ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया, जो इंडिया में स्टे किया है उसने, उसके लिए जो उसको पैसा मिल रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10(6)(6) के अंदर। बट कब, इफ फॉरेन एंटरप्राइजेज नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया, ये कहता है कि वो फॉरेन एंटरप्राइजेज इंडिया में किसी ट्रेड और बिजनेस में एंगेज नहीं होनी चाहिए, भैया इंडिया में उसका कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पहला, नो बिजनेस, नो एनी बिजनेस इन इंडिया, नो एनी बिजनेस इन इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, पहला। दूसरा दूसरा, हिज स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड द एग्रीगेट पीरियड ऑफ 90 days, हिज स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड द एग्रीगेट पीरियड ऑफ 90 days इन सच प्रीवियस ईयर, और स्टे
ग्रेटर पीरियड ऑफ 90 डेज डज नॉट एक्सीड, 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 90 दिन से कम होना चाहिए उसका स्टे, ठीक है। और तीसरा, सच रेम्यूनरेशन इज नॉट लाइबल टू डिडक्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ एम्प्लॉयर चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, और इंडिया में डिडक्टेबल नहीं होना चाहिए। इंडिया में एक्सपेंसेस जो आपने खर्चा किया ना उसका रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वाला, ठीक है ना, नॉट डिडक्टेबल। ऐसा ना हो इंडिया में भैया तुम डिडक्शन ले रहे हो, भैया इंडिया में डिडक्शन ले रहे हो और उसको बोल रहे हो भैया इसको टैक्सेबल भी मत करो, क्या आप कमाल कर रहे हो भैया। इंडिया के P&L अकाउंट में तो तुम प्रॉफिट को कम कर रहे हो, उसका खर्चा, उसको रेम्यूनरेशन मान लो कोई आया, कोई एंटरप्राइजेज है, फॉरेन एंटरप्राइजेज है, लेट्स अज्यूम इंडिया में काम किया, उसको 10 लाख रुपये की पगार दी इंडिया में जो काम किया उसने, ठीक है। अब आप इंडिया में क्या P&L अकाउंट बना रहे हो, मान लो आपको इनकम टैक्स भरना है और आप P&L अकाउंट बना रहे हो, उसमें P&L अकाउंट में आपने क्या कर दिया, 10 लाख का खर्चा दिखा दिया। अरे मेरे भाई तू खर्चे का बेनिफिट ले रहा है और इधर उसको बोल रहा है इनकम टैक्सेबल मत कर। नहीं, अगर तू खर्चे का बेनिफिट ले रहा है तो इनकम टैक्सेबल करूंगा ही करूंगा। तो या तो ये तीनों चीज़ें अगर तू फुलफिल कर देता है कि नो एनी बिजनेस कनेक्शन और उसका स्टे 90 दिन से तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक तो उसका कोई भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है उस फॉरेन एंटरप्राइजेस का, और जो स्टे कर रहा है 90 दिन से कम है, ठीक है ना, 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी। और इंडिया के जो आप खर्चा दे रहे हो उस आदमी को, इंडिया में जो काम कर रहा है ना, सर्विस रेंडर कर रहा है, उसका जो पैसा दे रहे हो ना, वो इंडिया में खर्चा डिडक्टेबल नहीं होना चाहिए, तब को अब देखो 10(6)(8) के अंदर ये कहता है कोई भी इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय जो कि नॉन रेजिडेंट है एंड हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ ए फॉरेन शिप, ठीक है ना। ये कहता है इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय जो नॉन रेजिडेंट है और सिटीजन भी नहीं है इंडिया का, फॉरेन शिप, ठीक है ना, फॉरेन शिप में मतलब जो भी फॉरेन शिप होती है ना उसमें वो सैलरीड एम्प्लॉय है। तो अगर मान लो उसको सैलरी मिलती है, सैलरी रिसीव्ड बाय और ड्यू फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद हिज एम्प्लॉयमेंट ऑन ए फॉरेन शिप इफ हिज टोटल स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज इन प्रीवियस ईयर। अभी बोलता है कि जो इंडिया में मान लो कोई सर्विसेज रेंडर्ड कर रहा है, ठीक है, उसके कारण वो क्या फॉरेन शिप का एम्प्लॉय है और हो सकता है वो फॉरेन शिप इंडिया में आया हो, तो उस स्टे का पैसा जो उसको मिल रहा है, उस स्टे का जो उसको पैसा मिल रहा है वो उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन्होंने बोला भैया इसका स्टे 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, बस सिंपल हमें एक ही चीज़ है कि उसका स्टे ना 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो डाउट यार फॉरेन शिप्स तो आएगी ही आएगी, बट उसका स्टे 90 दिन से ज़्यादा नहीं है और उसके लिए उसको जो भी पैसा मिलता है ना, ठीक है, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बट इंडिया सिटीजन नहीं होना चाहिए और नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, और फॉरेन। यस 10(6)(11) में अब क्या है देखो एग्जेम्पशन, अब समझो बहुत इजी है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट, ये कहता है कोई फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉय है ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इन कनेक्शन विद ट्रेनिंग इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड। ये कहता है अगर उसको कोई भी सैलरी मिल रही है भाई साहब, ये कहता है किसी फॉरेन कंट्री वाले ने इंडिया में भेजा, बोले जाओ ट्रेनिंग करके आओ, ठीक है, और उस ट्रेनिंग ड्यूरेशन में जो उसको पैसा मिलता है, राइट, दैट विल बी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब ये क्या कह रहा है, इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए, इंडिया सिटीजन नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। होता क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था मेरे जियाजी जो हैं, ही वॉज इन द CAG, ही इज़ इन द CAG, सॉरी नॉट ही इज़ इन द CAG, राइट, CAG मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब वो क्या होता है, वो UN ऑडिट के लिए गए थे, तो UN ऑडिट के लिए गए थे, उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जाओ UN ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो जाओ एक बार UK जाके ट्रेनिंग लेके आ जाओ, UK जाके ट्रेनिंग लेके आ जाओ, राइट। और इवन मैंने आपको जैसे बताया भी था ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स को हमने भेजा था, जाओ यूके में जाओ ट्रांसफर प्राइसिंग समझ के आओ, करेक्ट। तो वैसे वैसे कोई फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया में भी तो भेज सकती है अपने लोगों को कि जाओ जाओ हिंदुस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेके आओ, हिंदुस्तान में बहुत बड़े काम किया है ना, जाओ सीख के आओ। तो अगर मान लो वो फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आते हैं इंडिया में, राइट, इंडिया में आते हैं, तो उनको जो सैलरी मिलती है ड्यूरेशन की वो उनकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना।